हेलो गाइस, हेलो हेलो भाई, कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल सबके? सब बढ़िया जीवन में? आई होप कल का आप लोगों ने पढ़े होंगे, कल का रिवाइज कर भी लिए होंगे। कल हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, थोड़ा सा पहले हम प्रथा हमारी जो है क्लास की वो कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, कि व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड दैट लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस बिहाइंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लैड लिख दिए थे हमने, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लैड मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो उसके पांच रीजंस अराउंड हमने कल पढ़े थे। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब था कि भाई कम जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे एक के बाद एक के बाद एक यूनिट, तो आपकी यूटिलिटी, आपकी जरूरत, आपकी नीड, आपकी वांट्स क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो बट ऑब्वियस बात है कि आपकी जैसे वांट्स कम होती जा रही है, दैट मीन्स आप उसके लिए रेडी पहले ज्यादा पे करने के लिए थे, बट एक के बाद एक यूनिट्स के लिए जब आप ज्यादा क्वांटिटी की बात करते हो तो आप उसके लिए पे कम करोगे। ठीक है, तो मतलब जितना आप पहले ज्यादा पे करने को तैयार थे वो आप हर क्वांटिटी या आगे की क्वांटिटीज के लिए नहीं तैयार रहोगे, क्योंकि आपकी यूटिलिटी, आपकी वांट्स सेटिस्फाई होती जा रही है। दैट इज बट नॉर्मल। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो हमने यहाँ पे एक चीज बोले थे कि दैट इज द फर्स्ट रीजन कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, ठीक है, आपकी क्या होती है? इनवर्स रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है। दूसरा हमने बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का बहुत सिंपल सा मतलब था कि कंज्यूमर्स नाउ सब्स्टिट्यूट द यूज ऑफ चीपर कमोडिटी। मतलब पहले जो कंज्यूमर महंगी कमोडिटीज परचेस करते थे, अब वो शिफ्ट होके क्या परचेस करेंगे? सस्ती कमोडिटीज परचेस करेंगे। सो बट ऑब्वियस बात है कि जो कंज्यूमर्स पहले हमारी कमोडिटी परचेस नहीं करते थे, अब वो परचेस करेंगे, क्योंकि प्राइस कम होने के बाद उनकी कमोडिटी या दूसरी कमोडिटी के मुकाबले हमारी कमोडिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी, उसके क्या हो चुकी है? चीप हो चुकी है एज कंपेयर टू अदर कमोडिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब दूसरी कमोडिटी के मुकाबले हमारी कमोडिटी चीप हो चुकी है, ठीक है, सो लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो ये हमने कल डिस्कस करे थे। दूसरा, इनकम, मतलब क्योंकि अगर कोई गुड्स की प्राइस कम होती है तो आपकी इनकम तो आप उसको सेम ही रहने दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। आपकी इनकम तो आप सेम ही रहने दो, इनकम तो चेंज होंगी नहीं ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो क्लियर बोल देते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन्स द कांस्टेंट। बाकी सारी चीजें सेम कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर, सिर्फ जो भी चेंज आ रहा है, सिर्फ जो भी चेंज हो रहे हैं वो सिर्फ काय में चेंज हो रहे हैं? प्राइस में चेंज हो रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो 10,000 रुपए इनकम है आपकी और प्राइस 100 रुपए है, तो पहले आप 100 क्वांटिटी परचेस कर पाते थे। अब 10,000 रुपए की आपकी इनकम में 50 रुपए प्राइस हो गई, तो आप 200 कमोडिटी परचेस कर पाओगे। 10,000 रुपए की प्राइस में 200 क्वांटिटी आ गई, तो आप 50 क्वांटिटी क्या कर पाओगे? 200 क्वांटिटी, सॉरी, 10,000 की इसमें 200 रुपए प्राइस होगी तो आप 50 क्वांटिटी परचेस कर पाओगे। 10,000 में 50 रुपए प्राइस होगी तो आप ज्यादा, मतलब प्राइस अगर कम हो रही है तो इन दैट गिवन इनकम आपकी परचेसिंग पावर, आपकी रियल इनकम, आपकी परचेसिंग पावर क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, एंड आप ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी क्या कर पाओगे? परचेस कर पाओगे। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस के बढ़ने की वजह से जो परचेसिंग पावर है आपकी, वो आपकी क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो बट ऑब्वियस बात है, आप कम क्वांटिटीज क्या करोगे? परचेस करोगे। तो इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, न्यू कंज्यूमर्स भी क्या होंगे? एड ऑन होंगे। न्यू कंज्यूमर्स एड ऑन होंगे का मतलब क्या हो गया कि पहले के मुकाबले अब क्या होंगे? ज्यादा कंज्यूमर्स के कैपेसिटी में हमारे कमोडिटी आ जाएंगी। मतलब वो लोग पहले परचेस नहीं कर पाते थे, बोले आपकी कमोडिटी बहुत महंगी है सर, ठीक है, हम परचेस नहीं कर पाते थे, अब हम क्या कर पाएंगे? परचेस कर पाएंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ज्यादा से ज्यादा नए कंज्यूमर्स ऐड होंगे। पहले कम यूज करते थे हम दूध, सिर्फ चाय में दूध डालते थे बस। अब तो क्या हो गया कि भाई हम दूध की छाछ भी बनाएंगे, लस्सी भी बनाएंगे, ठीक है, पनीर भी बनाएंगे, और क्या बनता है मेरे को नहीं मालूम, जो भी बनता होगा, ठीक है, दही भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्राइसेस क्या हो गई है? कम। तो पहले हम उसका सिंगल यूज करते थे या 2-3 यूज करते थे, अब उसके मल्टीपल और बहुत सारे 4, 6, 8, 10 यूजेस क्या करेंगे। तो दैट इज द रीजन। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके सेल्फ रीड के लिए दिया है मैंने, समझा तो पूरा मैंने दिया है ये चीज़ ऑलरेडी, ठीक है, इतना पार्ट ये सेल्फ रीड के लिए मैंने दिया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके कंटेक्स्ट में ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच किस तरीके से बात करता है, हमने अभी यहीं पे रीजन के साथ में ये चीज़ समझे है। ठीक है, सो आप लोग इसको सेल्फ रीड मारेंगे तो आपको क्लैरिटी अच्छे से इसके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, मतलब वही चीज़ दिखी हुई कि कम रेट में कम बाय करेगा, ज़्यादा बाय करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बहुत हद तक क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। सो ये डिफरेंस आपको दिया था कि आप इसको क्या कर पाओ?
पढ़ पाओ। साथ में इंडिफरेंस कर्व का भी दिया है कि हम अगर प्राइजेस कम होंगी तो हम हायर आईसीस की तरफ जल्दी जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और ले आता हूं मैं, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गाइस हमने लॉ ऑफ डिमांड में अभी तक अजम्पशंस पढ़ लिए, रैशनल पढ़ लिए, डिफरेंशिएट पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब पढ़ लिए, बट नाउ इज द टाइम कि हम जो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है लॉ ऑफ डिमांड में, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तुम पूछोगे कि सर एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, क्या है ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? बिल्कुल बताऊंगा भाई। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, आपको ही मालूम है कोई भी चीजों के एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट बोल रहा है, ये एक्सेप्शंस वो चीजों को नहीं मानता। इन एक्सेप्शंस के केसेस में वो चीजें फुलफिल नहीं होती। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सिंपली बात करता है कि भाई हम जो भी लॉ ऑफ डिमांड में रिटर्न है, जो भी लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया है, हम उसको नहीं मानते। कुछ भी बोलते बोले, वो समझता क्या उनको, कुछ भी बोलते। समझ में आ रही बात? तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब सिंपल हो जाता है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता था प्राइस का कम होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता था। लॉ ऑफ डिमांड बोलता था प्राइस कम होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी। दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दिस ऑल केसेस। मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स था वो यहाँ पे इनवर्स नहीं है, यहाँ पे उल्टा जो हम चीजें बताएंगे, जो गुड्स बताएंगे, वहां पे उन केसेस में प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेंगी, प्राइस अगर कम होंगी तो डिमांड भी कम होंगी। बोले तुम तो बोलते हो ना प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। बोले बेवकूफ हो तुम, ये केसेस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, ऐसे ये बोल रहे एक्सेप्शन वाले। बोले तुमको प्रूफ करके देता हूं मैं, जो गुड्स अभी मैं बताऊंगा आपको, ये सारे गुड्स के केसेस में प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस के कम होने से डिमांड और कम हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। द लॉ ऑफ डिमांड दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, the law of demand that is inverse relationship between price and demand, quantity demand actually लिखना था, does not hold good in the following situation। जो situations आपको दे रखी है इनके बीच में वो hold good नहीं करता। क्लियर? सो एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन आपको दे रखे हैं। क्लियर? एक एक करके हम पॉइंट्स हम पढ़ते चलते हैं। पहला एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी बाजू में दिया हुआ है, दैट इज कॉन्स्पेशियस गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। अब तुम बोलोगे सर ये क्या होते हैं, हम बताते हैं तुमको, इसमें क्या बात है। ठीक है, कॉन्स्पेशियस और प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब होता है मेरे भाई मेरे बच्चा महंगे गुड्स। कॉन्स्पेशियस और प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब होता है मेरे भाई मेरे बच्चा महंगे गुड्स। ठीक है, जो आपकी प्रेस्टीज, यानी आपके पास अगर वो है तो आपकी इज्जत मार्केट में बढ़ गई। दिखावा थोड़ा सा अलग बात होगी, ये थोड़े से एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जो जनरली बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए रोलेक्स की वॉच। रोलेक्स की वॉच पता है 10 लाख रुपए की आती है, टाइम दिखाती है बस और कुछ नहीं। आजकल नया ट्रेंड चला है एप्पल की वॉच, टाइम ही दिखाती है वो भी नहीं, वो खैर 2-4 चीजें और दिखाती है, लेकिन खैर रोलेक्स की वॉच 10 लाख की आती है, 5 लाख की आती है, 4-6 लाख की आती है। राल्डो 1 लाख से स्टार्ट होती है वही टाइम ही दिखा रही है। बट जनरली जो हीरो हीरोइन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इस टाइप की घड़ी अपने हाथों में पहनते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि ये उनके लेवल की चीज है। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं 300 रुपए वाली घड़ी नहीं लूंगा, ये मेरा लेवल नहीं है, मैं 1 लाख वाली घड़ी लूंगा, ये मेरा लेवल है। सो वो ये गुड्स इसलिए बाय करते हैं बिकॉज वो इतने एक्सपेंसिव है, इतने प्रेशियस है, हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी ये पहन के नहीं घूम रहा है, इसीलिए वो लोग ये पहन के घूमते हैं। तो तुम खुद सोच के देखो, जो रोलेक्स की वॉच 10 लाख रुपए की है, वो अगर 1 लाख रुपए की हो गई तो क्या अमिताभ बच्चन उसको खरीदेगा? अमिताभ बच्चन पहले सिर्फ रोलेक्स की घड़ी पहनता था 10 लाख वाली, तो अगर वो 10 लाख की वॉच अगर 1 लाख की होगी, मतलब उसमें प्राइस में कमी आ गई, तो अमिताभ बच्चन उसको खरीदेगा? आंसर इज नो। अमिताभ बच्चन साहब नहीं खरीदेंगे उसको, हीरो हीरोइन नहीं खरीदेंगे उसको। क्यों? क्योंकि अब हर एरा गैरा नत्थु गैरा वही घड़ी पहन के घूमना चालू कर देगा, तो वो लोगों से डिफरेंट कैसे दिखेंगे? तो वो लोग नहीं खरीदेंगे।
प्राइस बढ़ेंगी तो उल्टा वो लोग ये चीज को ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि अब हर एरा गैरा बंदा उसको खरीद नहीं पाएगा। सो पॉइंट यहां पे इतना सा आ जाता है कि व्हेनेवर जब प्रेस्टीज गुड्स, कॉन्स्पेशियस गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है सो वो और प्रेशियस होते जाते हैं, लेकिन अगर उनकी प्राइसेस कम होती है सो वो इतने प्रेशियस नहीं रहते। अब 10 लाख की रोलेक्स अगर 1 लाख में बिकने लग गई, 50 लाख की मर्सिडीज अगर 10 लाख में बिकने लग गई, तो वो मर्सिडीज नहीं रहेंगी, वो रोलेक्स नहीं रहेंगी, उसकी जितनी इज्जत है ना उतनी नहीं रहेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कॉन्स्पिशियस गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या होता है कि जब उसकी प्राइसेस बढ़ती है तो उसकी डिमांड और बढ़ती है, जब उसकी प्राइसेस कम होती है तो उसकी डिमांड और क्या होती है, कम होती है। रीजन समझ में आया? क्योंकि जब वो प्रेस्टीज गुड्स की प्राइस बढ़ेंगी तभी वो प्रेस्टीज गुड्स कहलाए जाएंगे, लोगों से अलग गुड्स रहेंगे तो उसको जो खरीदने वाले हैं उसको ज्यादा खरीदेंगे, और जब उसकी प्राइसेस कम होंगी तो उसको लोग उल्टा कम क्या कर देंगे, उल्टा उसको लोग कम खरीदेंगे। क्लियर? तो पढ़ते हैं क्या बोलता। सम कंज्यूमर्स मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय प्राइस। कुछ लोग होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि वो कमोडिटी की यूटिलिटी उसके भाव से, उसकी प्राइस से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बोले यानी अगर कोई चीज महंगी है ना तो वो ज्यादा अच्छी है, दैट इज द कमोडिटी विच इज एक्सपेंसिव, दे थिंक दैट हैज गॉट मोर यूटिलिटी। मतलब कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मेरे को रोलेक्स की वॉच पहन के ज्यादा यूटिलिटी मिलेंगी एज कंपेयर टू अगर मैं सस्ती सुंदर फास्ट ट्रैक या 300-400 वाली 500 वाली वॉच पहनूं तो। ठीक है? सो सम कंज्यूमर्स मेजर यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइसेस, दैट इज इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड। सॉरी, हाँ, तो दैट मीन्स इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव दे थिंक दैट इट हैज गॉट मोर यूटिलिटी, उनकी ऐसी सोच होती है। दस इफ द यूज ऑफ अ कमोडिटी कन्फर्स प्रेस्टीजियस एंड डिस्टिंक्शन, वेल्दी कंज्यूमर्स बाय लेस ऑफ दैट कमोडिटी एट लो प्राइस एंड डिमांड ऑफ मोर एट अ हाई प्राइस। क्योंकि जो महंगी चीजें होती है वो वेल्दी लोग, अमीर लोग क्या करेंगे कम से कम खरीदेंगे अगर वो सस्ती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे अगर वो महंगी है तो। दिस इफेक्ट वॉज फाउंड आउट बाय द प्रोफेसर वेबलिन इन इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पेशियस कंजम्पशन एंड हेंस कॉल्ड एज वेबलिन इफेक्ट। इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहा जाता है। वेबलिन इफेक्ट क्यों? क्योंकि प्रोफेसर वेबलिन ने ये चीज़ ढूंढ के निकाली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पेशियस कंजम्पशन। बोले कॉन्स्पेशियस चीज़ें जो है, प्रेस्टीज गुड्स जो है, एक ही मतलब होता है दोनों का, ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा भाव में ज़्यादा खरीदी जाएंगी, कम भाव में कम खरीदी जाएंगी। समझ में आई बात? तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए। डायमंड, दैट इज हायर द प्राइस ऑफ द डायमंड, द हायर इज द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच टू देम एंड लीडिंग टू हायर डिमांड। डायमंड की प्राइस जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड उसकी क्या होंगी, और बढ़ेंगी। आज तुम सोना खरीदते चलते हो, क्यों? खैर सोना तो एक अलग पॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतना महंगा है। पीतल क्यों नहीं खरीदते? उसके भी भाव बढ़ते हैं। अगर तुम ये मेरे को डायलॉग मार रहे होंगे पीछे से, सोने के भाव बढ़ते हैं इसलिए हम खरीदते हैं, तो नालायक पीतल के भी भाव बढ़ते हैं, स्टील के भी भाव बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के भी भाव बढ़ते, तांबे के भी भाव बढ़ते, कॉपर के, वो क्यों नहीं खरीद के रखते? बिकॉज दैट इज नॉट प्रेस्टीज। वो गले में बांध के तो नहीं घूमते तुम, लेकिन सोना बांध के घूमते है तो मेटल ही ना दोनों। गेटिंग माय पॉइंट? है तो मेटल ही ना, बट दैट गिव्स यू प्रेस्टीजियस फीलिंग। आई बात समझ में? खुद पे आता तो जल्दी समझ में आता तुमको। क्लियर? समझा नहीं समझा? ओके। सो एक चीज तो आप यहाँ पे ये याद ही रख लो कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में ऑलवेज यही होने वाला है। कभी आपको कोई चीज़ समझ में ना भी आए तो अगर आप पेपर में आपको कुछ पूछ लिया, आपको कुछ याद नहीं भी आ रहा है और आपको मालूम है कि दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अगर ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप क्या करोगे, ये चीज़ याद रख लेना कि प्राइस के कम होने से डिमांड कम होती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। गॉट इट? क्लियर? ओके देन नेक्स्ट इज गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब वैसे देखा जाए तो ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, बट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद आ रहा है कुछ? बताओ बोलो, याद आ रहा है? ओके। सो गुड्स विच आर कंसिडर्ड एज इंफीरियर बाय द कंज्यूमर विच ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर्स बजट आर जनरली कॉल्ड एज गिफन बजट। सब्सटेंशियल पार्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ वो खरीदता है। इंफीरियर गुड्स का मतलब वही, और आसान भाषा में मैं बोलूँ तो भाई ऐसे गुड्स जो सस्ते हैं,
गावरानी भाषा और सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो वो सस्ते हैं। दैट टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स। मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ गेहूँ, वन इज ऑफ 15 रुपीज के जी एंड अनदर इज ऑफ 2 रुपीज या 3 रुपीज ऑफ के जी या 4 रुपीज ऑफ के जी। सो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, दोनों है गेहूं, दोनों का आटा पीस के रोटी खाना है, बट दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि 15 रुपीज वाली गेहूं इज अ नॉर्मल गुड्स एंड 2 रुपीज 3 रुपीज या 4 रुपीज या 5 रुपीज वाली गेहूं इज अ इंफीरियर गुड्स। अब सम पीपल्स बाय दैट इंफीरियर गुड्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज चॉइस। नहीं बोले मेरे को इंफीरियर वाली गुड्स की रोटी पसंद है, बोले वही खाऊंगा, बोले मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मजबूरी, ये उनकी मजबूरी होती है। तो इंफीरियर गुड्स वो लोग जो परचेस करते हैं ये उनकी क्या है, मजबूरी है। सो इट इज बट नेचुरल बट नॉर्मल कि वेन एवर द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस, सो एट दैट टाइम विल अज्यूम दैट कि प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑल्सो डिक्रीजेस। सर नहीं समझा, सी प्राइस ऑफ ₹5 per kg wheat decreases, then it is normal that price of normal wheat ₹15 per kg ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब ₹15 पर kg वाली वीट भी साथ साथ में क्या होंगी, डिक्रीज होती है। या अगर इससे नहीं समझ में आता तो चाइना और मोबाइल और सैमसंग के मोबाइल में ले लो। तुम चाइना का मोबाइल अपने पसंद से तो लेते नहीं हो, सस्ते सस्ते 1000-2000 वाले, ठीक है, क्यों लेते हो, क्योंकि मजबूरी रहती है। सो अगर मान लो चाइना के मोबाइल की प्राइस भी कम हो गई तो बट ऑब्वियस सी बात है सैमसंग नोकिया इनकी भी कम होगी। सो तुम लोग क्या परचेस करना पसंद करोगे, खुद बताओ, अगर तुम्हारे वो बजट में आ जा रहा है तो। अगर वो तुम्हारे बजट में आ रहा है तो इट इज बट नॉर्मल बट नेचुरल कि तुम क्या परचेस करोगे। ये लिखना मत, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, लिख मत लेना, समझाने के लिए लिखा था ये सिर्फ। सो लिख लोगे नहीं तो मैं समझाते समझाते लिख दिया, ऐसा हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि तुम क्या करोगे, सैमसंग वाला मोबाइल क्या करोगे, परचेस करोगे। सो गिफन गुड्स का जो केस होता है ना भाई, गिफन गुड्स का केस भी वही बोलता है कि प्राइस अगर कम होती है चीपर गुड्स की तो उसकी डिमांड और कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग अब हायर या नॉर्मल गुड्स पे क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब वो नॉर्मल गुड्स भी कम भाव होने की वजह से उनको उनके बजट में ही मिल जा रहे। सो कोई बंदा भी फिर घटिया चीज या सस्ती चीज, नॉट घटिया, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट नॉट सस्ती चीज परचेस करेगा, ठीक है, वो नॉर्मल चीज ही परचेस करना पसंद करेगा, बिकॉज नॉर्मल चीज अब उसके बजट में आ रही है। सो वेन एवर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, वेन एवर द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस, so at that time the consumer will buy not given goods more, the consumer will buy the given goods or inferior goods less, क्योंकि वो अब नॉर्मल गुड्स के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सो गुड्स विच आर कंसिडर्ड एज इंफीरियर बाय द कंज्यूमर विच ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर बजट आर जनरली कॉल्ड एज गिवन गुड्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज गिवन गुड्स हमने ऑलरेडी बात कर लिए थे। गिवन गुड द नेम इज एट्रीब्यूटेड टू सर रॉबर्ट गिफन, अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, एग्जिबिट अ डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ इनवर्स। उनने ये चीज निकाली थी ढूंढ के क्या कि भाई जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप होती है इन केस ऑफ गिफन गुड्स। मतलब उनकी ये बात ढूंढ के निकाली थी, बोले कुछ भी बोलते बोले तुम लोग, इनवर्स रिलेशनशिप रहती है, ऐसा नहीं रहता, बोले ये गुड्स उठा लो, बोले इंफीरियर गुड्स। उनने वो ब्रेड्स, वहाँ पे अपन रोटी खाते हैं ना तो वो लोग ब्रेड्स खाते हैं, तो उनने वो ब्रेड्स के एंगल में निकाली थी। उनने देखा था कि चीप ब्रेड लोग जब भाव कम होते हैं तो और कम खाते हैं, चीप ब्रेड लोग और कम खाते हैं जब उसके भाव कम होते हैं, और जब बढ़ते हैं तो लोग मजबूरन वही खाते हैं। तुम कुछ सोच के देखो, चीप ब्रेड के भाव अगर बढ़ जाएंगे तो नॉर्मल गुड्स के भाव भी बढ़ेंगे, नॉर्मल गुड्स के भाव बढ़ेंगे तो तुम लोग अब नॉर्मल से काय पे शिफ्ट हो जाओगे, चीप पे शिफ्ट हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली चीप गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सर गिवन, रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ ब्रेड इंक्रीजेस it caused a large decline in the purchasing power of a poor people, so that they were forced to cut down the consumption of meat and other expensive food. Thus, in spite of higher prices of bread was still cheapest food for the article, and people consume more and more bread, and when its price went up. मतलब जितनी उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी भाई उनके लिए क्या हो जा रहा है, दूसरी चीज़ वो खा नहीं पाएंगे, ब्रेड ही खा पाएंगे। वो लोग मीट वीट खाते थे, है ना, तो वो नहीं खा पाएंगे, ब्रेड ही खा पाएंगे। बोले ज़्यादा ब्रेड ही ले लो, दूसरी चीज़ तो हमारे बजट में आनी नहीं है, एक ही बात होगी वो भी।
एग्जाम्पल कोर्स ग्रेन्स लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस, व्हीट एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स फॉर दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज बेसिक, मतलब अगेन यहाँ पे भी यही होगा कि प्राइस अगर कम होंगी तो डिमांड कम होंगी, प्राइस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेंगी. दैट्स इट. बेसिक नेसेसिटीज. बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है भैया? अब कोई चीज ऐसी है बेसिक गुड्स, नेसेसिटी वाली गुड्स है, मतलब जो आपकी मजबूरी है उसके ऊपर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है, तो भाई उसमें प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए तुम फिर भी डिमांड उसकी रहने दोगे, कम नहीं करोगे, थोड़ी बहुत बढ़ाओगे जीवन कि बिकॉज दीज आर बेसिक नेसेसिटीज. ऐसा नहीं हो सकता कि नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज मेरे प्राइस बोले बढ़ गई यार बहुत, बोले पहले मैं ना 4 रोटी खा रहा था, बोले अब आधी रोटी खाता, बोले मैं एकदम कुपोषित हो गया, बोले मैं तो प्राइस बढ़ने की वजह से खाना ही नहीं खाता, बोले मैं पहले 4-4 3-3 रोटी खाता था, बोले अब आधी रोटी खा रहा हूँ. बोले ऐसा होता है क्या भाई? बेसिक नेसेसिटीज तुम क्या कम करते हो प्राइस के कम होने से? नहीं करते हो, कुछ नहीं कर सकते. गैस लगेगा, पेट्रोल लेता ही आदमी, व्हीट भी खाता है, चावल भी खाता ही है, राइस भी खाता ही है. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिक नेसेसिटी बोलती है कि एज द प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ गोज अप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. द कंज्यूमर हैज टू रीएडजस्ट हिज होल एक्सपेंडिचर पैटर्न, सो ही मे कट डाउन हिज एक्सपेंसेस ऑन अदर कमोडिटी एंड डिमांड मोर ऑफ द कमोडिटीज हुज प्राइसेस हैव इंक्रीज. मतलब अब वो महंगी चीजें और कम खरीदेगा और सस्ती चीजों का भाव, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज उसकी है उसमें खर्चा ज़्यादा करेगा. ऑलवेज रिमेंबर कि बेसिक नेसेसिटीज़ में प्राइस बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ेंगी और प्राइस कम भी होंगी. तो इसमें प्राइसेस अगर कम होंगी तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम बहुत डिमांड बढ़ा देंगे, हम डिमांड जितनी रहेंगी उतनी करेंगे, एकदम कम भी नहीं करेंगे. तो तुम यहाँ पे भी बोल सकते हो कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस के कम होने से डिमांड थोड़ी बहुत कम होंगी, नॉट बढ़ेंगी. मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं बोले बहुत सस्ता मिल रहा, बोले गेहूँ है ना, पेट्रोल भी बहुत सस्ता मिल रहा बोले, या गेहूं भी बहुत सस्ती मिल रही बोले, अब तो मैं पहले ना 3 रोटी खा रहा था, बोले अब तो 15 आन दो. ऐसा होता है क्या? नहीं. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज दिस. कॉन्स्पेशियस नेसेसिटीज. कॉन्स्पेशियस नेसेसिटीज अब ये क्या चीज होती है? एक्चुअली इसको आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड दिखावा. अब तुम खुद सोचो, राखी सावंत एक पिक्चर कर रही है, किसके साथ? अमिताभ बच्चन के साथ, है ना. दोनों एक ही सेट पे रोज मिलते हैं, दोनों की एक पिक्चर है. राखी सावंत का उसमें कोई डांस या गाना वाना है और अमिताभ बच्चन उसमें काम कर रहा है, या कोई बड़ा हीरो उसमें काम कर रहा है. ठीक है. तो अमिताभ बच्चन ऑलवेज रोलेक्स की वॉच, है ना, मर्सिडीज या उससे भी अच्छी गाड़ी होंगी भाई, ठीक है, वो सब पे आता है. तो राखी सावंत उनके जैसा बनने के लिए या लोगों को दिखावा करने के लिए, मैं भी वैसी ही हूं, उसके लिए महंगे महंगे गुड्स परचेस करती है. इट इज बट ऑब्वियस. या तुम उसको छोड़ो, एकदम सेम आसान भाषा में बताओ तो तुम्हारी क्लास अगर अभी तो ठीक है ऑनलाइन होती है, जब फेस टू फेस क्लासेस होती थी तो मैं देखता था कई सारे बच्चे होते थे, ठीक है, वो लोग दिखावे के लिए, जस्ट टू शो ऑफ, है ना, एप्पल का फोन, हेलो हेलो हेलो, ये एप्पल ऐसा साइन दिखाते हुए जाते थे, ये देखो ये एप्पल, ये ऐसा, जस्ट टू शो ऑफ. तुम बोलोगे सर आप भी तो वही कर रहे हो. नहीं भाई, मेरे शो ऑफ नहीं, अपनी मजबूरी है, इस पर काम होते हैं हमारे, ठीक है, ये अपनी दुकानदारी है. खैर, सो पॉइंट इज शो ऑफ करना. उनका भाई अभी तुम अभी फाउंडेशन का बच्चा है, तो अभी फाउंडेशन के बच्चे इतनी होशियारी नहीं, शो ऑफ. क्यों? क्योंकि क्लास में लोगों को अट के दिखना है, उठ के दिखना है. अब दैट इज नॉट अ प्रेस्टीज गुड्स. तुम बोलोगे सर वो तो प्रेस्टीज गुड्स में और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में फर्क होता है. अमिताभ बच्चन अगर मोबाइल खरीद रहा है या रोलेक्स पहन के चल रहा है, सो भाई उसके लेवल की चीजें तुम्हारे लिए जैसे एक 10,000 रुपए वाली घड़ी होंगी नॉर्मल, उसके लिए वो 10 लाख की घड़ी होंगी, उतना है बस. तो तुमको ऐसा लगता है वो दिखाओ, नहीं, उसकी तो नॉर्मल है वो 10 लाख रुपए की घड़ी, पर तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है 10 लाख रुपए की घड़ी, और तुम पहन के अगर गांव भरे में घूम रहे हो, सो दैट इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा. समझ में आ रही है बात? सो बिकॉज ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑल्सो वेन एवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जो डेमोन्स्ट्रेशन गुड्स होते हैं तो उनकी डिमांड भी और इंक्रीज हो जाती है.
प्राइस कम होंगी तो डिमांड भी कम होंगी। अब थोड़ी ना वो सैमसंग का मोबाइल लेके या वो तुम्हारा मोटोरोला का मोबाइल लेके घूमेगा, दिखाएगा मैं सैमसंग लिया मैंने, मोटोरोला लिया, बोले मैंने मोटोरोला। एप्पल है तो दिखावा करेगा। ये एप्पल का भाव अगर बहुत कम हो गया और क्लास में वो दिखावा कर रहा, 100 लोगों के पास वही फोन है, तो पागल बोलेंगे लोग उसको। सो दिखावा भी आप, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी बोलो या डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी आप उन्हीं चीजों से कर सकते हो जो महंगी है। सो इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल कि व्हेनेवर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, दिखावे वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाएंगी, लोग दिखावा करना ज्यादा पसंद करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे। लेकिन जब प्राइस अगर उसकी कम होंगी तो दिखावे वाले गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दिखावे वाले गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सो यहाँ पे क्या बोलता है, डिमांड फॉर सर्टन गुड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट दैट इज कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ए सोशल ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं सोशल ग्रुप, मतलब उनका ग्रुप ऐसा होता है कि भाई अब सब मैं करोड़पति लोग हैं, उनके साथ अब नॉर्मल आदमी घूम रहा है, ठीक है, तो वो तो जनरली वही चीज़ें पहनते हैं, मर्सिडीज ही लेते हैं, सो ये भी चले उनके साथ वही करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको टीवी आर्टिस्ट दिया हुआ है, टीवी आर्टिस्ट अगर बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ उठते बैठते हैं तो वो लोग भी वही चीज़ करते हैं। क्लियर? ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूसेज दिस गुड्स हैव बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब जनरली देखा जाए तो ये बार बार यूज करते हैं ये चीज़ों को, तो इसलिए नेसेसिटी बनते जा रही है, ठीक है। अब आप टीवी स्टार्स की बात ले लो, वो लोगों के लिए वो मर्सिडीज वगैरह या BMW लेना थोड़ी सी बड़ी बात ही है कायदे से देखा जाए तो, बट वो लोग लेते हैं। अब उनके लिए वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बनती जा रही है, क्योंकि वो जो सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो वो लोगों से बैठते उठते हैं, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ लेनी ही पड़ती है। कई बार ऐसे भी खर्चे होते हैं, जब आप बनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जब आप आगे के लाइफ में जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि समटाइम्स एप्पल का फ़ोन, समटाइम मतलब दिखावा नहीं भी करना है आपको तो भी समटाइम्स एप्पल का फ़ोन या समटाइम्स कार इज नेसेसिटी टू यू। यस, इट इज़ नेसेसिटी, नॉट बिकॉज कि आपका ड्राइविंग बहुत है, नॉट बिकॉज कि आपको बहुत बातचीत करनी है, बट बिकॉज जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो वो लोग यही चीज़ें यूज़ करते हैं, और आप अगर नहीं करोगे तो आप वो ग्रुप में ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे। ये भी चीज़ें फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है। ड्यू टू देयर अब क्योंकि इनका कांस्टेंट यूसेज होता है, इस वजह से ये नेसेसिटीज बनती जा रही है लाइफ की, इसीलिए बोला है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। टेलीविजन सेट्स, टेलीविजन सेट्स दिया, मैं स्टार्स बोल दिया, बट उनके भी कैटेगरी है, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स एक्सेट्रा। क्लियर? पक्का? तो देखो हमने आज 4 पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल के लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक बार बट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़े एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वहाँ पे हमने पढ़े कॉन्स्पिशियस गुड्स और प्रेस्टिजियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब हमने बोले कि भाई महंगे गुड्स जो उनकी प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेंगे, प्राइस कम होंगी तो लोग कम से कम वो चीज़ें क्या करेंगे, परचेस करेंगे। गिफन गुड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, बट फिर से हमने डिस्कस किए। ऑलवेज रिमेंबर, अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि गिफन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स अलग अलग है। मैं पढ़ाने के बाद भी, बोलने के बाद भी उन लोगों को ना कंफ्यूजन ही रहता है कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें है। मेरे राजा कोई अलग नहीं है, दोनों की दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। गिफन गुड्स भी और इंफीरियर गुड्स भी, ठीक है। तो अगर कल को अगर ऐसा कोई दिक्कत आए, डाउट आए, तो भाई दिमाग में क्लियर रखना कि ये दोनों एक ही चीज़ें, अलग अलग नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज एंड कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज में फ़र्क है। बेसिक नेसेसिटीज मतलब जिसके बदले आप जो चीज़ों के बिना आप जी नहीं पाएंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज इज बन गई हो हमारी नेसेसिटी, जस्ट टू मैनेज दैट सोशल ग्रुप, जस्ट टू शो ऑफ, वो हमारी नेसेसिटीज डे बाय डे बनती जा रही है। समझ में आई बात? वो नेसेसिटी नहीं है, बट वो नेसेसिटी बनते जा रही है, जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में, ठीक है। तो इसलिए हमारी वो नेसेसिटीज बनते जा रही है। 4 ही चीज़ें वो कल हम देख लेंगे, और कल हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन भी ट्राई करेंगे, चालू हो जाए। ये तो 4 ही चीज़ें, ठीक है। चलो एक पॉइंट और ले लेता हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी चिलर है, फिर हम नेक्स्ट में वो बात करेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज का मतलब क्या होता है? तुमको लग रहा है भाव बढ़ने वाले हैं, कल से पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं, मान लो तुमको ऐसा लग रहा है, तो तुम आज क्या करोगे? तुम जाओगे वो पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो जाओगे लाइन लगा के, बहुत पेट्रोल भरा लोगे, तुम मालूम नहीं कितना तो पेट्रोल भरा लोगे। एक्टिवा 5 लीटर की टंकी रहती, 10 रुपये भाव बढ़ भी रहे तो 50-30 रुपये का फर्क पड़ता है। 10 रुपये बढ़ते नहीं एट ए टाइम, 2 रुपये बढ़ते हैं, तो 10 ही रुपये का फर्क पड़ता है। बट नहीं, हम खड़े हो जाएंगे पेट्रोल पंप के बाहर जाके लंबी लाइन में। तो पॉइंट इज दैट व्हेनेवर आपको मालूम है कि कल भाव बढ़ने वाले हैं चीजों के, so there is expectation in the price change tomorrow, there is an increase in the price change tomorrow, so you will increase the demand now. No, you will not decrease the demand because of that, you will increase the demand now also, because you आपको लग रहा है कि प्राइसेस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। So always remember, whenever there is expectation about the future, there is expectation कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, so आपकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी,
अब डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, मान लो कल ही पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं, कई लोग तो ऐसे भाई धीरे धीरे धक्का देके घर पे लेके जाएंगे गाड़ी, बोले कल भराऊंगा आज नहीं भराऊंगा, बोले मैं अबे खत्म हो जाए, नहीं कल भराऊंगा, कल सस्ते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कल भाव क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो आपको लग रहा है प्राइस कम होने वाली है, तो आज आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन से प्राइस बढ़ने वाली है, इस वजह से आप डिमांड बढ़ा देते हो, प्राइस कम होने वाली है, इस वजह से आप अपनी डिमांड क्या कर देते हो, कम कर देते हो। व्हेन द प्राइस शोज इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना, द कंज्यूमर टेंड टू बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस गुड्स एक्सपेक्टिंग दैट, ये एक्सपेक्टेशन रहती है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा, देयर इज एक्सपेक्टेशन, आज भी बढ़ रहा है तो कल भी बढ़ने वाला है, उसको एक्सपेक्टेशन ये है, तो वो ज्यादा परचेस करेगा, कम होने वाला है तो कम परचेस करेगा। In case of widespread drought, people expect shortage of stock also increases price in fruit grains. वाइडस्प्रेड ड्रॉट हो गया, ठीक है, उस वजह से मतलब ड्रॉट हो गया बहुत बड़ा, तो उस वजह से पीपल सोचते हैं कि भाई शॉर्टेज हो जाएंगी गुड्स की, प्राइसेस भले ही बढ़ रही है तो ज़्यादा ही खरीद लेंगे, वो पैनिक सिचुएशंस होती है, तो भी ऐसी होता है। सो दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज का। इग्नोरेंट कंज्यूमर, कुछ तो ऐसे होते हैं उनको भाव मालूम ही नहीं मार्केट में क्या चल रहा है, पता ही नहीं उनको मार्केट में क्या चल रहा है, समझ में आ रही बात, पता ही नहीं उनको मार्केट में क्या चल रहा है, भाव बढ़े हैं भाव कम हो रहे हैं, कोई पता ही नहीं उनको, वो गए दुकान में ला रहे भाई ये दे दे चल खत्म, मतलब दे आर इग्नोरेंट अबाउट दी प्राइसेस, भाव बढ़ रहे हैं भाव कम हो रहे हैं, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं याद है मेरे को कई साल पहले की बात है, जब पढ़ता था मैं, तो एट दैट टाइम मेरी मॉम ने मेरे को केले लेने भेजी, दिवाली थी कुछ था, बोले जा केले ले क्या, अब तुम्हारे लिए सीए हूँ, उनके लिए तो बेटा ही हूँ ना उनका, शायद बन गया था सीए या बनेगा था, आई डोंट रिमेंबर दैट थिंग, बट जा केले लेके, अपन चले गए केले लेने, अपन दिमाग लगाते ही नहीं थे चीज़ों में, अपन गए, आई थिंक अपन को प्राइस याद नहीं तो एक एज्यूम कर लो, उसने बोला 40 रुपये दर्जन केले, अपन चुपचाप 40 रुपये के लिए आए, मम्मी बोली कितने के लिए आए, मेरे को मालूम है तू महंगी से लाया होगा, बोले अरे नहीं मम्मी नॉर्मल है, कितने के लाया, बोले मैंने बोला 40 के, तो एक ही दुकान में गया होगा, बोले वहीं से ले आया होगा चुपचाप, इधर उधर पूछा नहीं होगा तूने मार्केट में, बोला मैं नहीं बराबर दिया उसने प्राइस, सही भाव दिया उसने, तूने भावबाजी भी नहीं किया होगा, बोले क्या भावबाजी करना उनसे, हाँ बोले बहुत पैसे वाला आदमी है, बोले तू, पॉइंट इज दैट आई एम इग्नोरेंट, मैं 3 जगह अगर पूछता तो मेरे को मालूम पड़ता, बोले भाव 30 रुपये का है, मैं 3 जगह अगर पूछता तो मेरे को समझ में आता भाव 30 रुपये का ही है, बट मैं तो एक ही जगह गया, आई एम इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस, देना भाई तो खेले दे, टाइम पास मत कर, जल्दी दे केले खत्म कर बात, सो आई एम जस्ट इग्नोरेंट अबाउट दैट प्राइसेस, इस वजह से मैंने वो कम भाव वाले केले भी ले आया, सॉरी ज्यादा भाव वाले भी केले ले आया, तो व्हेनेवर प्राइस बढ़ भी रही है तो भी मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, प्राइस कम भी हो रही है तो भी मैं डिमांड कम कर दूंगा, बिकॉज आई एम जस्ट इग्नोरेंट अबाउट दैट प्राइसेस। अ हाउसहोल्ड may demand large quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of the ruling price of the commodity. Irrational consumer, it is assumed consumers are rational, rational मतलब पागल नहीं है, अपना भला ही सोचेंगे, अपना फायदे सोचेंगे, ठीक है, knowledgeable about the market conditions, sometimes consumer tend to be irrational, ठीक है, that make impulsive purchase without any cool calculation about the price and usefulness of the product, in such cases law of demand will not be applicable, sometimes तुम भाव बढ़ रहे कम हो रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुमको मालूम है भाव ज्यादा है, नहीं हमको चाहिए, we are irrational, irrational is not always पागल, irrational means that means उस समय तुम अपना पॉइंट नहीं सोच रहे हो, भला नहीं सोच रहे हो, तुम्हारे पापा बोल भी रहे मत ले बेटा भाव कम हो जाएंगे, नहीं मेरे को तो अब भी चाहिए, बोले ओ सस्ते सुस्ते मेरे को नहीं मालूम, अब भी चाहिए, आई एम जस्ट इररेशनल, अब भी चाहिए बोले मेरे को, अरे नहीं कम, अरे नहीं अब भी चाहिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड एज इररेशनल बिहेवियर। चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लॉ ऑफ डिमांड नॉट होल्ड गुड इफ देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर फैक्टर, मतलब अदर फैक्टर भी चेंज हो जाएंगे, लाइक इनकम लेवल, टेस्ट, फैशन, ठीक है, सो द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड गुड इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑन विच डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स, ठीक है, एग्जांपल चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम लेवल, टेस्ट, फैशन, इनके भी अगर प्राइसेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है उस टाइम पे, वैसे तो हम उसको सेम मान के चलते हैं, बट मान लो अगर बहुत चेंजेस आ रहे हैं इसमें भी, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस समय ज़्यादा परचेस, मतलब ऑटोमेटिकली उस समय क्या हो जाएगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो प्राइस बढ़ी भी तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम कम हो गई तो प्राइस कम हुई तो भी आप डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, कम कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दीज आर दी एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट है, कल इसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट बी पार्ट इज ऑल्सो ओवर, देन विल स्टार्ट इलास्टिसिटी। अच्छा इलास्टिसिटी में कुछ इशू हुआ है फॉर्मूले में, ठीक है, वो मैं लिखा के दे दूंगा, चलो उसको जान दो, अभी टाइम लगेगा, 1-2 लेक्चर तो लगेंगे इसको खत्म होने को, फिर उसका रिवीजन मारेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर पूरा सप्लाई बेस्ड है, वहाँ पढ़ाऊंगा नहीं जाके, आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, ये देखो ऐसा था, ये ऐसा था, वो वैसा था, वो ऐसा था, तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा सप्लाई में, आई गारंटीड, ठीक है।
इलास्टिसिटी भी सेम वैसे ही पढ़ना है अपने को यही लेवल पे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा और रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो कमेंट वमेंट मार के जाया करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगता है हमको। बाय गाइस।